अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। एक नजर हेडलाइंस पर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में एपिक्स कमेटी का इजलास। दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा जायजा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। पाक अफगान सरहद पर नकलो हरकत 10 अक्टूबर से कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर, जबकि 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। नादरा को तमाम जाली शनाख्ती कार्ड फौरी मनसूख करने की हिदायत। शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार। मुल्क में किसी भी मुसल्लह ग्रोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाजत नहीं देगी। अकलियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की रोकथाम के लिए साइबर कवानीन पर अमल किया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क का मुफाद सबसे मुकद्दम है। हर पाकिस्तानी शहरी का जानो माल और फलाह किसी दूसरे मुल्क से ज्यादा अजीज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इजलास में इजहार ख्याल। हवाला हुंडी, स्मगलिंग और बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्की इदारों को मजीद मजबूत करेंगे। किसी को जत्था बनाने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान बाशिंदे मुलव्विस थे। इंसदाद मनशियात के लिए भी सख्त एक्शन होगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर टांक में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। पाक फौज की जानिब से मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इरादा। आइन के मुताबिक अवाम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करते हैं। पार्लियामेंट को एहतराम देना होगा। अदलिया की आज़ादी अपनी ज़ात नहीं, साइलिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। बेंचेस की तश्कील से मामलात में बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की आलमी मुबस्तरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी। आइंदा के लाहे अमल के लिए 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास तलब। आइंदा इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड की तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को नेवल हेडक्वार्टर्स में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता। कीमत 285 रुपए 72 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 48 पैसे कमी। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। 46,756 पॉइंट्स पर बंद। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई पार्टी नहीं बनाई, पार्टी के किसी लीडर से मुतालिक मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमला किया गया, इसकी माफी नहीं हो सकती। 2018 में नए पाकिस्तान का तजुर्बा न होता तो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क को बहरानों से निकाला। पूरी कौम 21 अक्टूबर को उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
स्मगलिंग और करप्शन के खिलाफ इदारों की कार्रवाई काबिल सताइश है। इलेक्शन में इल्तवा की कोई वजह नहीं। उम्मीद है कि निगरां हुकूमत बर वक्त और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का कराची में इजलास। सिंध की सूरत हाल पर गौर, इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। आइंदा इलेक्शन में सूबे में हम ख्याल जमातों के इत्तेहाद की तजवीज़ पर भी गौर। रवां साल मुल्क में कपास की पैदावार में 71% इजाफा। 30 सितंबर को पैदावार 50 लाख गांठों से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में पंजाब में पैदावार में 34% और सिंध में 113% इजाफा हुआ। निगरां वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल, काबिज फौज के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। राजौरी में होने वाले हमले में 3 फौजी जख्मी। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से ही मसला हल किया जा सकता है। हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदिराबी। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का मामला। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत। कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा। भारत का कनाडा से 41 सिफारतकारों को वापस बुलाने का मुतालबा। एशियन गेम्स, पाकिस्तान के अरशद नदीम इंजरी के बायस जेवलिन थ्रो फाइनल से दस्तबरदार। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए एशियन गेम्स से दस्तबरदारी का फैसला किया। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नगर में इराका पोशी क्रिकेट टूर्नामेंट। नगर लेपर्ड्स की दियामी टाइगर्स के खिलाफ 23 रन से कामयाबी। दूसरे मैच में हुंजा लेपर्ड्स ने दुमानी टाइगर्स नगर को हरा दिया। टूर्नामेंट का मकसद इलाके में अमन, सियाहत और खेलों का फरोग है। और अमेरिका में 104 साल की खातून की स्काई डाइविंग। पैराशूट के जरिए 13,000 फीट से जायद बुलंदी से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। जर्मनी में अनोखी चोरी। म्यूनिख म्यूजियम में मुलाजिम ने असली पेंटिंग्स को जाली से तब्दील करके फरोख्त कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करें कि हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि पाक अफगान सरहद पर नकलो हरकत 10 अक्टूबर से कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर, जबकि 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर होगी। गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। नादरा को तमाम जाली शनाख्ती कार्ड फौरी मनसूख करने की हिदायत की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा आला और कानून नाफिज करने वाले तमाम सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान शरीक हुए। शुरका ने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल का जामे जायजा लिया ताकि मुमकिन चैलेंजेस से मौसर और पायदार अंदाज में निपटा जा सके। इजलास के दौरान मुल्क में बॉर्डर पर आमदोरफ्त के तरीकाकार को मुनज़्ज़म करने और इलीगल गैर मुल्कियों के इनखला और उनकी तजारत और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक सख्त तादीबी कार्रवाई का फैसला किया गया। कमेटी ने वजारत दाखिला के तहत एक टास्क फोर्स तश्कील दी जो जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट्स, कारोबार और प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेगी। 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने, इलीगल कारोबार बनाए हैं या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं। हम उन कारोबार को बहाक के सरकार जब्त करेंगे। वेब पोर्टल बना रहे हैं। उस यूनिवर्सल नंबर पे कोई भी पाकिस्तानी का नाम जो है वो
राज में रखा जाएगा और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराएंगे ताकि ये एक इफेक्टिव किस्म का मैकेनिज्म बने और इसको हम कर्ब कर सकें। फोरम ने बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों, मुनशियात स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, अशाए खोरोनोश, करेंसी की स्मगलिंग, बिजली चोरी से मुतल्लिक कार्रवाइयों को मजीद बढ़ाने और मौसर करने का इरादा किया। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों के खिलाफ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास के शुरका को बताया गया कि कवानीन की आगाही और अमल दरामद के लिए तकनीकी तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है, जिसके तहत कानून की पासदारी और अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखा जाएगा। एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया कि कमेटी ने हवाला हुंडी, स्मगलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि इंसदाद मनशियात के लिए भी सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। बंदूक के जोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। जो मेरा आइन कहता है वो इम्प्लीमेंट करूंगा। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू सिट, वो हर एक को हासिल है, आइन में उसको कवर हासिल है, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक आम पाकिस्तानी की शहरी की नकलो हरकत को रोका जाए, मरीज को रोका जाए, मुसाफिर को रोका जाए, उस चीज को डिस्करेज किया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि पुरतशद्दद कार्रवाइयों को सख्ती से कुचला जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ी होगी। मोहम्मद मीर अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान दो तरफा फायरिंग के शदीद तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ भत्ताखोरी समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेज के बरकरफ्तार और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन को सराहा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। काकर से वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने इक़्तिसादी सूरत हाल और वज़ारत ख़जाना से मुतालिक उमूर के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि आइन के मुताबिक अवाम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करते हैं, पार्लियामेंट को एहतराम देना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान 15 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी उसकी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि साइलीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। 9 अक्टूबर को मामले की आखिरी समाअत होगी। अदालती कार्रवाई क्या रही, तफसील बता रहे हैं इजाज हुसैन। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि पार्लियामेंट ने आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी की, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गईं। जब मुल्क में मार्शल लॉज लगे तो उस वक्त ऐसी दरखास्तें नहीं आई थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा मार्शल लॉज की तौसीक की। जफर अली शाह केस में अदालत ने आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने असले फैसले किए? हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एजेंसी वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है? हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले लोग नहीं होते। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। अगर आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी की जाती है तो इसमें क्या मुज़ायका है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात में अपील के हक से कौन सी क़यामत आ गई। इस्लाम फैसलों में मशावरत का हामी है। बेंचेस की तश्कील में चीफ जस्टिस के अलावा 2 जजेस की मशावरत से मामलात में बेहतरी आएगी। बेंच के अरकान जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रियासती इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के असूल के खिलाफ है। आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने कवायद खुद बनाने का इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से इस तरह की तब्दीलियां महज आईनी तरमीम के जरिए की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात के हवाले से इस तरह की कानून साजी को जायज करार देना पार्लियामेंट को अदलिया के मामलात में बार बार मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट इंसाफ तक रसाई और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से कानून बनाने की अहल नहीं। अरकान पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत कानून बनाने के लिए नहीं, आईनी तरमीम के लिए दरकार होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की समाअत के दौरान वुकला अदालती
सदारती फोरम को सियासी तकारीर के लिए इस्तेमाल ना करें। दरखास्तों की आइंदा समाअत 9 अक्टूबर को होगी। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सिरीन के लिए ज़ाब्ते अखलाक की मंजूरी देते हुए उसे फौरी शाया करने की इजाज़त दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि आलमी मुबस्सिरीन के हवाले से आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास होगा, जिसमें खारजा, दाखिला और दीगर महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। ये भी तय पाया कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को आइंदा इंतख़ाबात के मुशाहिदे के लिए मदऊ करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम के लिए वज़ारत खारजा को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि गैर मुल्की मुबस्सिरीन की जिन तंजीमों ने आइंदा इंतख़ाबात के मुशाहिदे की दरख्वास्त की, उनके केस फौरी प्रोसेस किए जाएँ। एलामी में कहा गया है कि आइंदा इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है और आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.04 कमी के बाद ₹285.72 पर रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 48 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद कीमत खरीद ₹283.02, जबकि कीमत फरोख्त ₹286.01 पर आ गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,756 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 21 करोड़ 31 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब रुपए से जायद थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि आला इक़दार हमें अक़वाम आलम में मुमताज़ करती हैं। इस्लामाबाद में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि इस्लाम वो मजहब है जिसकी बुनियाद मुआशरे की भलाई, इंसाफ और हमदर्दी जैसे ज़रूरी उसूलों पर कायम है। तकरीब का अहवाल बताएंगे आगा मसूद खालिद। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमदर्दी का अंसर माशरे में भाईचारे और जगानिगत की फिजा को परवान चढ़ाता है। माशरे की इस्लाह हर शख्स की जिम्मेदारी है। इस्लाम वो बहुत बड़ा मजहब है जिसकी बुनियाद ही माशरे की हमदर्दी से शुरू होती है। इबादत की बुनियाद ये है कि मैं माशरे के अंदर क्या सलूक करूं। ये जो मोहब्बतों वाला मजहब है और मोहब्बतों वाला कल्चर है, इसी की जो ताकत है वो दुनिया के अंदर अगर काम आएगी तो सबसे बड़ी ताकत यही है। सदर मुमलिकत ने कहा कि खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने के लिए एक साजगार और महफूज माहौल की फराहमी माशरे और रियासत की जिम्मेदारी है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यमन से अदन तक एक औरत जेवरों से लेस जाए और उसको ये ख्याल ना हो कि रास्ते में उसके साथ कोई वाक़या पेश आएगा। ये है सोसाइटी की जिम्मेदारी और रियासत की जिम्मेदारी के हरासमेंट से प्रोटेक्ट करें। ये डिग्री यकीनन अच्छे मुस्तकबिल के लिए होनी चाहिए। आपसे मैं वादा भी लेना चाहता हूँ कि आप जो नॉलेज आपको मिली है, जो अमानत है इस मुल्क की भी, उस नॉलेज से वॉक अवे मत करना। डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज मेजर जनरल रिटायर्ड इमरान फजल ने इदारे की कारकर्दगी और अगराज़ो मकासिद पर रोशनी डाली। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां और एजाजी मेडल्स दिए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब 7 अक्टूबर को नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगी। राना शहजादुल सलाम की रिपोर्ट देखिए। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारगुद तहसील हैं। नामजद नेवल चीफ नवीद अशरफ अहम कमान और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। आप कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिन और डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ में आपको हिलाले इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। राना शहजादुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद।
عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ 55 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق کا ڈرافٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ دوسری طرف سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں قومی اور علاقائی سطح کی سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں اور سیاسی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ رابطہ مہم بھی تیز کر دی ہے۔ تاہم عام انتخابات کی تاریخ قریب آنے کے ساتھ انتخابی مہم میں بھی مرحلہ وار تیزی آئے گی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے شاہد خاقان عباسی نے لندن میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہوں نے نئی پارٹی نہیں بنائی، اس کے قیام کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے کسی لیڈر سے متعلق میرے کوئی تحفظات نہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ 2018 میں نئے پاکستان کا تجربہ نہ کیا جاتا تو پاکستان ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم محمد نواز شریف کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف نے ملک کی وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور بحرانوں پر قابو پایا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف قوم کی امید ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد 21 اکتوبر کو لاہور پہنچے گے اور تاریخی جلسے سے خطاب میں اپنے بیانیے اور پالیسی پر اظہار خیال کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ 9 مئی کو پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ محمد آصف اور سائرہ افضل تارڑ کی صدارت میں سیالکوٹ میں اجلاس ہوا، جس میں گجرانوالہ ڈویژن میں پارٹی کی تنظیم سازی اور قائد محمد نواز شریف کی واپسی سے متعلق امور پر غور ہوا۔ سابق وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف اور سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے اور ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ محمد نواز شریف کی قیادت میں الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ایک بار پھر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ہر دور ترقی سے عبارت ہے، تمام بڑے منصوبوں کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کے قائد کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا، امن و امان کا قیام، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، معاشی ترقی کا سفر اور سی پیک کے آغاز سمیت تمام میگا پروجیکٹس نواز شریف کا اعزاز ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، متحدہ قومی موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کا اجلاس فنکشنل ہاؤس کراچی میں ہوا، جس میں سندھ کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور جے یو آئی رہنماؤں نے انتخابات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جی ڈی اے کی طرف سے ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم، عرفان اللہ مروت، ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار، رانا انصار، خواجہ اظہار الحسن، جاوید حنیف، جبکہ جے یو آئی فے کی نمائندگی علامہ راشد محمود سومرو، علامہ عبدالکریم عابد اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں نے نگراں سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے میں پیپلز پارٹی کے تعینات کیے گئے افسران کو ہٹائیں تاکہ انتخابات صاف شفاف ہو سکے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جی ڈی اے رہنماؤں نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ اور بیوروکریسی غیر جانبدار ہو۔ آئندہ انتخابات کے لیے ہم خیال جماعتیں مشترکہ حکمت عملی ترتیب دیں گی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ اداروں کی اسمگلنگ اور کرپشن کے خلاف کارروائی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں سراج الحق نے کہا کہ الیکشن میں التوا کی کوئی وجہ نہیں دیکھ رہے، امید ہے نگراں حکومت ملک میں بروقت اور شفاف الیکشنز یقینی بنائے گی۔ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے اور انتخابی نشانات واپس لینے کے لیے دائر درخواستوں پر ابتدائی سماعت 10 اکتوبر کو کرے گا۔ خالد محمود خان اور محمد اون سکلین کی طرف سے دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے ہیں، انہیں پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لینے پر انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ ادھر تحریک انصاف آزاد کشمیر اسمبلی میں مزید ایک نشست سے محروم ہو گئی۔ الیکشن ٹریبیونل میں ایل اے 35 جموں 2 سے پی ٹی آئی کے منتخب رکن اسمبلی چودھری مقبول گجر کو الیکشن میں دھاندلی ثابت ہونے پر اسمبلی کی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔
مسلم لیگ نون کے امیدوار اسماعیل گجر نے اس حلقے میں 2021 کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ سناتے ہوئے حلقہ LA-35 جموں 2 میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف نے چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کے حوالے سے NOC جاری کر دیا ہے۔ وزارت قانون کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جب تک سیکیورٹی اداروں کی جانب سے چیئرمین PTI کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جاتی تب تک چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کا جیل میں ٹرائل کرنے پر وزارت قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے وزارت قانون و انصاف کو ایک مراسلہ تحریر کیا گیا تھا جس میں سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے سے متعلق رائے طلب کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ پروسیکیوشن کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ کو پرویز الہی کے خلاف مقدمات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے حقائق اور قانون کے منافی فیصلہ دیا جسے عدم قرار دیا جائے۔ جسٹس سلطان تنویر نے محکمہ پروسیکیوشن کی اپیل پر سماعت کی۔ جسٹس عرفان سعادت خان نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے قائم مقام چیف جسٹس سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں ججز، ایڈوکیٹس جنرل سندھ اور سینئر وکلاء رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ جسٹس احمد علی ایم شیخ اپنی مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا جس میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مذہب کے نام پر شرانگیزی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور ایسے عناصر کی مالی معاونت روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے شرپسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے شرپسندوں کے سہولتکاروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ افغانستان نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملوں میں ملوث عناصر کو قانون کے گرہرے میں لانے کی بجائے الزام پاکستان پر لگا دیا۔ یہ الزام افغان عبوری حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ٹویٹر اکاؤنٹ المرصاد کے ذریعے لگایا گیا ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے اپنے عوام کو داعش کے ہاتھوں قتل کروا کر سیاسی فوائد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان عبوری حکومت نے داعش کی کارروائیوں سے متعلق پاکستان اور ایران سے کچھ معلومات شیئر کی تھی۔ افغان عبوری حکومت کے دوغلے پن کی یہ حالت ہے کہ جب اس نے 2021 میں کابل پر قبضہ کیا تو اس نے از خود بگرام جیل سے داعش کے سینکڑوں جنگجوؤں کو رہا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ داعش جس کا افغانستان میں انتظامی ڈھانچہ کمزور پڑ چکا تھا پھر سے مضبوط ہو کر ابھری اور افغانستان میں کئی بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ واقع افغان صوبوں ننگرہار، کنڑ اور نورستان میں داعش کے اعلی کار پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے داعش کے خلاف اپنی سرزمین پر سینکڑوں آپریشنز کیے۔ افغان عبوری حکومت نے اب تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ TTP اچھے اور داعش والے برے دہشت گرد ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں گرفتار ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ سمیت 9 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو دوبارہ 17 اکتوبر کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کی۔ ناظرین، ملک کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کامیابی سے جاری ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے دوران لیسکو کے 5ویں اضلاع میں مزید 501 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، جن میں 13 کمرشل، 9 زرعی، 2 صنعتی اور 477 گھریلو کنیکشنز شامل ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں 291 FIRs رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور 132 ملزموں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بجلی چوری میں ملوث کنیکشنز منقطع کر کے یونٹس ریڈکشن بل کی مد میں 3,99,80,750 روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ گیپکو ریجن میں گرینڈ آپریشن کے دوران مزید 57 بجلی چور پکڑے گئے۔ اب تک گیپکو کے تمام ریجنز میں 1349 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں 53 زرعی، 8 صنعتی، 42 کمرشل اور 1246 گھریلو کنیکشنز شامل ہیں۔ بجلی چوروں کو 12 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ فیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے دوران مزید 66 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، جس سے فیسکو کے تمام ریجنز میں مجموعی طور پر پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد 2271 ہو گئی ہے۔ فیسکو ریجن میں اب تک بجلی چوری سے 63 لاکھ ڈیٹیکشن یونٹس کی مد میں مجموعی طور پر 27 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے ہیں اور ان سے 10 کروڑ 66 لاکھ روپے سے زائد کی وصولی کی جا چکی ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
डेरा इस्माइल खान में एक शहरी की दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडरापुर की रिहाइश पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 1 साल कबल सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA और UNHCR की जानिब से भिजवाए गए टेंट बड़ी मिकदार में बरामद किए गए। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर के वालिद अमीनुल्लाह खान गन्नापुर भी मौजूद थे, जो बरामद होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाए गए सामान की मौजूदगी के बारे तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। महकमा एंटी करप्शन ने सामान की बरामदगी के बाद इंक्वायरी का सिलसिला वसी कर दिया है। इस्लामाबाद कस्टम्स ने 16 स्मगलशुदा गाड़ियों को पकड़कर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद आसिफ हरगिन की जेर निगरानी स्मगलशुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद कस्टम्स को स्मगलशुदा गाड़ियों की नीलामी से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी हासिल हुआ है। कलेक्टर इस्लामाबाद ने इंसदाद स्मगलिंग स्क्वाड को बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत की है। उधर खुफिया इत्तलात पर बलूचिस्तान लेविस फोर्स ने 2 कार्रवाइयों करके जिला कोहलू की तहसील काहान और चमन के पहाड़ी इलाके स्पिंतशक में भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद करके तखरीबकारी की बड़ी वारदात को नाकाम बना दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान लेविस के मुताबिक एंटी टैंक हाई माइंस, मार्टर्स, RPG रॉकेट, 12.7 गन, LMG और SMG गन्स के हजारों राउंड्स और दीगर नौयत का असलहा बरामद किया है। रैकेटिक मंसूबा नौकुंडी और चागी समेत बलूचिस्तान भर के अवाम के लिए निहायत अहम है। मंसूबे के हवाले से बलूचिस्तान की आवाम ने कहा है कि पाक फौज और हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाने वाला ये तरक्याती मंसूबा रोजगार के मौके पैदा करने के साथ इलाके की तरक्की का भी सबब बनेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि पाक फौज और गवर्नमेंट ने जो ये रैकेटिक प्रोजेक्ट का जो उठाया है, ये इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को रोज़गार का मौका फराहम करेगा और सेहत और तालीम के हवाले से भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये आर्मी और गवर्नमेंट के मिल के जो इन्होंने ये एक इकदाम उठाया हुआ है, रैकेटिक को स्टार्ट किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको होना चाहिए। इसमें काम हो जाए तो इलाके में खुशहाली आएगा। ये जो हमारे रैकेटिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए पाक आर्मी और हुकूमत ने, तो हम खुशहाली की तरफ गामजन होंगे। ये एक बहुत इकदाम उठाया अच्छा पाकिस्तान आर्मी और हमारी फ़ौज ने, इसको मैं एक खुशाइन समझता हूँ, क्योंकि ये हमारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान हुकूमत के साथ जो प्रोजेक्ट बैरक गोल उठाया, ये हमारे बलूचिस्तान के आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के खित्ते के लिए बहुत ही अच्छा इकदाम है। बलूचिस्तान के लिए और डिस्ट्रिक्ट चागी के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब हो जाएगा। रैकेटिक एक मदनी प्रोजेक्ट, अगर ये सही माना ये प्रोजेक्ट सरकार भी बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चाही न बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान तहा मदनी खुशहाली है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर लब्बैक कहा। कैप्टन आकिब जावेद निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। उन्होंने 26 जुलाई 2019 को अवरान तुर्बत में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन आकिब जावेद दिफाए वतन की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन गए। उनके अहले खाना को उनकी शहादत पर फख्र है। आकिब शहीद हुआ था 26 जुलाई 2019 की शाम में। आकिब के कुछ दोस्तों को पता चल गया, वो सुबह सुबह अजान के वक्त हमारे घर पहुंच गए थे और साथ ही उसकी पुरानी यूनिट जो है 131 SP अटरली यूनिट अफसर्स ने कॉल करके बताया था कि आकिब साहब जो है वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं और शहीद हो गए हैं। हमारे मिले जुले जज्बात थे, ज़्यादा खुशी ही थी, लेकिन उसके बिछड़ने का गम भी था साथ साथ ही, लेकिन खुशी ज़्यादा थी कि मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया है। इससे बढ़कर एक वालिदैन के लिए और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। शहीद बहुत ही होनहार तालिब इल्म था। बैरिया कॉलेज में तालीम मुकम्मल की, FSC की, उसके बाद उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन की। शहीद जो है बहुत ही मिलनसार था। उसके दोस्त आज भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छा तालिब इल्म था, बहुत ही अपने जूनियर्स का ख्याल रखने वाला ऑफिसर था। उसने वहाँ पे भी अपना नाम कमाया और हमारे लिए बायसे फ़ख्र बना। सब रिश्तेदारों से मिलता था। वहाँ पे गाँव में जब जाते थे तो सब छोटे बड़े सब उसकी बुजुर्ग इज्जत करते थे और वो सबसे मिलता था, घुल मिल जाता था। उसके हर एक लम्हा हमारे लिए यादगार है। शहीद को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक ये फरमाता है कि
शहीद जिंदा है, उसे रिज़्क दिया जाता है, आप उसे हरगिज़ मुर्दा तस्वर ना करें। तो हम भी इस अकीदे के साथ बिल्कुल यकीन कामिल रखते हैं। कौम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर गए हैं, उनका उसी हिसाब से एहतराम किया जाए और उनकी यादाश्त को जलाया गिराया ना जाए। कैप्टन आकिब शहीद की मैं वालदा हूँ। कैप्टन आकिब बहुत ज़हीन और लायक और बहुत पसंदीदा लोगों के बच्चा था। माँ के लिए तो बेटे जो होते हैं ना, सब इतने अजीज होते हैं, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि और कोई लायक और ज़हीन बच्चा नहीं होगा। अपनी कौम और अपनी फ़ौज के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने दीन के लिए अपनी उसने जान कुर्बान कर दी। अब उसने बचपन में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन ली, कुरान पाक उसने पढ़ा, उसने अपनी तालीम हासिल की, बैरिया कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली उसको। ख़ानदान के बारे में भी ऐसे होता था कि जब उधर जाता था ऐसे लगता था कि ये शहर में रहे ही नहीं, वो गाँव वालों के साथ घुल मिल के सारा दिन उनके साथ टाइम गुजारता था, अपने बहन और भाई का ख्याल रखता था, जहाँ भी जाना उनको साथ लेके जाना। वो ऐसा बंदा था कि जो सब बातें सबसे शेयर करता था। कोई ऐसी बात होती कि माँ के बगैर वो किसी के साथ बात शेयर नहीं करता था। आकिब की याद जो है वो भूल ही नहीं सकती। इतना नेक इंसान था, माँ बाप के खिदमतगार था, माँ बाप की कोई बात नहीं टालता था। हर बात जो हमने कहना है वो उसने सुनना है। अफसर और जवानों का यही पैगाम है, अपनी कौम और अपनी फौज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना 24 घंटे। मेरे भाई कैप्टन मोहम्मद आकिब जावेद शहीद ने 26 जुलाई 2019 में शहादत हासिल की थी। मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है कि मैं एक शहीद की बहन कंसीडर की जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। जब कभी मुझे फील होता है कि मुझे भाई की ज़रूरत है या कुछ मुझे उनसे कोई बात शेयर करनी है या कुछ ऐसा, तो मुझे एक डिफरेंट सी खुशबू फील होती है, या कभी ख्वाब में आ जाते हैं, ख्वाब में मिलने आ जाते हैं। जब भी मुझे नीड फील होती है मुझे वो वहाँ मिलते ज़रूर हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शहदा को रिस्पेक्ट किया करें, उनकी फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर और अपने घर वालों को छोड़कर अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आप लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमारे सेक्रीफाइसेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करें और हमारे साथ साथ खुद भी प्राउड फील किया करें कि वो एक सेफेस्ट एरिया में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो अपनी जान का नजराना उन लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। भारत कनाडा ताल्लुकात तारीख की निचली तरीन सतह पर है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस मोदी सरकार अपनी हजीमत मिटाने के लिए ओछी हरकतें कर रही है। अब भारतीय हुकूमत ने कनाडा से कहा है कि वो भारत में मौजूद 41 सिफारतकारों को फिल फौर वापस बुला ले। दूसरी जानिब दुनिया भर में सिख बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। भारतीय एजेंटों के हाथों कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत कनाडा तल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने 41 सफारतकारों को वापस बुला ले। भारतीय हुकूमत ने धमकी दी कि अगर 10 तारीख तक सफारतकारों ने भारत नहीं छोड़ा तो उन्हें हासिल सफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के हाथों सिख रहनुमाओं के कत्ल पर दुनिया भर में सिख बरादरी सरापा एहतजाज है। लंदन में भी सिक्स फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और बरतानिया में अवतार सिंह खंडा के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि कनेडियन वजीर आजम की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने पर सिखों की तहरीक को नई जहत मिली। मुजाहिरे में शरीक मर्द और खवातीन ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर आजाद खालिस्तान के हक में नारे भी लगाए। भारतीय पंजाब में मोदी सरकार की कठपुतली सरकारी तफ्तीश एजेंसी और भारतीय फौज का आजादी पसंद सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कई इलाकों में मोबाइल सर्विसेज बंद हैं और सिखों को धड़ाधड़ गिरफ्तार करके भारत की दूर दराज जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ज़िला राजौरी में एक हमले में 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब फौजी ज़िला राजौरी के इलाके कालाकोट में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ थे। ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया था। आखिरी इत्तलात आने तक फौजी ऑपरेशन जारी था और इलाके में इजाफी नफरी को भेज दिया गया था। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद खातून हुर्रियत रहनुमा और दुख्तान मिल्लत की चेयरपर्सन आसिया इंदिराबी ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा से अपील किया है कि वो भारतीय हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने से रोके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि मौजूदा दौर का भारत वो काम कर रहा है जो मसावात और इंसाफ के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इसके बरक्स काम कर रही है जिसके लिए गांधी ने जद्दोजहद की थी।
दूसरी जानिब मोदी हुकूमत के तरक्की के खोखले दावों के बरक्स सरकारी आदाद-ओ-शुमार से ये बात सामने आई है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 61% से ज़्यादा सरकारी स्कूल बिजली से महरूम हैं। इसके अलावा इलाके में कम अज़ कम 45% निजी स्कूल भी बिजली की सहूलियात से महरूम हैं। भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के एक अस्पताल में अद्वियात, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की शदीद कमी की वजह से मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 31 हो गई। मरने वालों में 16 नौज़ायदा बच्चे भी शामिल हैं। सानेहा रियासत के नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पेश आया है। अस्पताल के एक डॉक्टर का यह कहना है कि 70 से 80 किलोमीटर की हदूद में ये वाहिद अस्पताल है और इसमें भी सहूलतें नाकाफ़ी हैं। रियासती वज़ीर आला ने मामले की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। रियासत में बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत है। राहुल गांधी और शरद पवार समेत मुतादिद अपोजिशन रहनुमाओं ने सानेह पर बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी हुकूमत अपनी पब्लिसिटी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों के लिए दवाओं के पैसे नहीं हैं। बीजेपी की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड्स में कायम तहकीकाती इदारे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने सूबा बलूचिस्तान में वाक़े चमन फॉल्ट लाइन पर ताकतवर ज़लज़ले की पेशगोई की है, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। क्या ज़लज़लों से मुतालिक इस किस्म की पेशगोई मुमकिन है? रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। SSGS ने 30 सितंबर को अपनी वेबसाइट के जरिए दावा किया था कि आइंदा 1 से 9 रोज के दरमियान बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन ज़लज़ला पैमा इदारे के डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं किसी भी बड़े ज़लज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर है कि ये इलाका फॉल्ट लाइन पर वाक़े है और यहाँ किसी हद तक ज़लज़ले का ख़तरा रहता है। 1935 का भी अर्थक्वेक जो था हिस्टोरिकली ये भी इसी फॉल्ट पर आया है और वहाँ पे जो छोटे अर्थक्वेक्स हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि वो जो फॉल्ट है चूँकि इतनी बड़ी है तो उसके सेगमेंट्स बड़े हैं। हर सेगमेंट पे छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है, वो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करना जो है टाइम का प्रिडिक्ट करना और ये कहना कि फ़लाँ वक्त पे आएगा, ये पॉसिबल नहीं। सेस्मिक हुकाम का कहना है कि अवाम को सोशल मीडिया पर गर्दिश खबरों पर कान नहीं धरना चाहिए। उनका कहना था कि ज़लज़ले के हवाले से ताहाल तस्दीक नहीं की जा सकती, अवाम घबराहट का शिकार ना हो। सारा एरिया पूरा बलूचिस्तान, इवन पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान जो है वो आपका फॉल्ट लाइंस पर है, तो बलूचिस्तान तो मोस्टली सारा ही फॉल्ट लाइन पर है। इसको पैनिक ना करें प्लीज़ लोग कि जी सोशल मीडिया पे ये गलत खबरें ना फैलाएं। एक चीज़ की फोरकास्ट ही नहीं, अभी 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद यही अर्थक्वेक आ जाए या 48 बाद आए या 10 दिन बाद आए, हम कुछ नहीं कह सकते। चमन फॉल्ट लाइन जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से गुजरती है। इसकी हद में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान का इलाका भी आता है। 850 किलोमीटर से ज़ायद तवील इस फॉल्ट लाइन पर ही मई 1935 में कोयटा में वो ज़लज़ला आया था जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हो गए थे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में मजीद 200 मकानात तामीर करके नसीराबाद के सैलाब मुतासरीन के हवाले कर दिए गए हैं। ये मकानात वसीला राह हक NGO ने तामीर करवाए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। वसीला राहक स्कूल, मैटरनिटी होम एंड पोली क्लिनिक और 300 मकानात के साथ मस्जिद की तामीर भी मुकम्मल हो गई। गोटकुंडी तहसील छित्तर के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीराती काम वसीला राहक NGO ने पूरा करवा दिया। ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मारूफ सिंगर हदीका कियानी बेघर मुतासरीन को मकानात की चाबियां देने खुद छित्तर पहुंची। ये डिस्पेंसरी मैटरनिटी सेंटर बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक मस्जिद यहाँ पे भी बनानी है, क्योंकि तंबू के इलाके में भी एक मस्जिद बनाई थी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद माशाल्लाह से हमारी बन गई है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अंदर जो है वो सोलर सिस्टम भी हम लोगों ने, यानी कि सोलर लाइट्स और सोलर फैंस का भी अरेंजमेंट करके दिया। मुतासिन की बहाली के पहले मरहले में तंबू, खुरूसवा और अब्दुल्ला बाड़ी में रवां साल फरवरी में 100 मकानात तामीर किए गए। जितने पाकिस्तानीज अमेरिका में हैं और ओवरसीज हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वहाँ से फंड्स दिए। मकानात 14 बाय 16 के कमरों पर मुश्तमिल है। मकानात की तामीर का काम आर्मी और FC-72 विंग के ताउन से मुकम्मल किया गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। कुछ बात कर लेते हैं मौसम सरमा की आमद के हवाले से, जिसके साथ ही ज़लज़ले और ज़ुकाम की शिकायत में इजाफा हो जाता है। इन बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन है, ये बताएंगी मरियम मलिक। इधर मौसम में खुनकी बढ़ी और उधर खांसी,
फ्लू, नज़ला और जुकाम ने इंसानों की बस्ती पर हमला कर दिया। मौसम सरमा के शुरू होते ही बच्चे, जवान, उधेड़ उम्र और बुजुर्ग सभी इनका शिकार हो जाते हैं। नज़ला, जुकाम, गला खराब होना, दमा, जोड़ों में दर्द, हाथ पांव खास तौर पर उंगलियां ठंडी हो जाना, जल्द खुश्क हो जाना, फ्लू के साथ साथ दिल का दौरा, होंठों पे और उनके गिर्द छाले और उल्टियां सर्द मौसम की आम बीमारियां हैं। डॉक्टर्स कहते हैं बीमारियों से बचाव के लिए हाथों को धोते रहने और घर और इस्तेमाल की दीगर अशिया को जरासीम से महफूज रखें। मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत से सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें गले की खराबी, एलर्जी, खांसी, दमा और मैदे की तेजाबियत शामिल है। इन बीमारियों से हम एहतियात के ज़रिए अपने आप को बचा सकते हैं। इस मौसम में जो है, जहाँ दिन के टाइम पर लोग लापरवाह हो जाते हैं, गर्मी होती है तो कपड़े कम पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों में वो रात तक गुजारते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको जो है तकालीफ हो जाती हैं। बलखुसूस बच्चे मुतासर हो जाते हैं, बुजुर्ग मुतासर हो जाते हैं, और बच्चों में जो है नज़ला ज़ुकाम बहुत कॉमन है और गले बहुत ख़राब होते हैं, और बुजुर्गों में जो है चेस्ट निमोनिया होने का खतरा होता है। वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाएं। फलों का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल जरूरी है, जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद हों। ऐसे फलों और सब्जियों में स्ट्रॉबेरी, पपीता, कीनू, टमाटर, फूल गोभी, पालक, अमरूद, अंगूर और केला वगैरह शामिल हैं, और इनमें मुख्तलिफ विटामिन, पोटेशियम, आयरन वगैरह भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो हमें मौसम सरमा की मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में कपास की पैदावार में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 71% इजाफा हुआ है। कपास की रिकॉर्ड पैदावार पर निगरां वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने अपने बयान में कहा कि रवा साल 30 सितंबर तक कपास की पैदावार में इत्मीनान बख्श इजाफा हुआ है, जिससे कपास की पैदावार 50 लाख गांठों से तजावुज़ कर गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 34% इजाफे के साथ 21 लाख गांठें, जबकि सिंध में 30 लाख गांठों के साथ 113% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। निगरां वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान ने कपास के शोबे में एक संगे मील को अबूर कर लिया है। उन्होंने कपास की पैदावार में वाज़े इजाफे पर काश्तकारों की मेहनत को सराहा है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला में भी 43, मुल्तान और सरगोदा में 37, जबकि फैसलाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 34, कराची में भी 34, पेशावर में 35, जबकि कोयटा में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नगर में चीफ सेक्रेटरी राकापोशी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया है। इवेंट में हुंजा, नगर और द्यामर की टीमें शरीक हैं। इवेंट के पहले मैच में राकापोशी लेपर्ड्स ने द्यामर ईगल्स को 23 रन से हरा दिया। द्यामर की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। राकापोशी लेपर्ड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर्स में 156 रन बना सकी। 157 रन के हदफ के ताक़ुब में द्यामर ईगल्स की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बना सकी। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में हुंजा लेपर्ड्स ने दुमानी टाइगर्स नगर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कम रोशनी के बायस मैच को 14 ओवर्स तक महदूद किया गया। हुंजा लेपर्ड्स ने मुकर्ररा 14 ओवर्स में 186 रन बनाए। जवाब में दुबानी टाइगर्स नगर की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना सकी। टूर्नामेंट का फाइनल हुंजा लेपर्ड्स और राकापोशी लेपर्ड्स नगर के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के बुलंद तरीन क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने के लिए मकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैच के इख्तिताम पर शुमान रक्स का मुजाहिरा भी किया गया। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने कहा कि टूर्नामेंट का मकसद इलाके में अमन, सियाहत और खेलों का फरोग है। पूरा जीबी से ना लोग आए इधर इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में एंजॉय करें। अराउंड 8,800 फीट के हाइट पे ये एक अमेजिंग क्रिकेट मैच हो रहा है। आई एम श्योर इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान इज अ पीसफुल प्लेस। यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें। इस एक्टिविटी का मकसद हम
यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने आएगा। टूरिस्ट के लिए और लोकल लोगों के लिए बड़े एक अच्छी इंटरटेनमेंट का जो है वो एक ज़रिया बन गया है, और इस साल का ये दूसरा टूर्नामेंट है, और आइंदा भी हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे साल में 2 बार क्रिकेट टूर्नामेंट करवाएं। सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इवेंट गुजरा है हमारा। 19वीं एशियन गेम्स में मेजबान चीन तमगों की दौड़ में सबसे आगे है। मेडल्स टेबल पर चीन के पास 161 सोने, 90 चांदी और 46 कांसे के तमगे हैं। जापान 33 गोल्ड, 47 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है, जबकि जनूबी कोरिया 32 सिलाई, 42 चांदी और 65 कांसी के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। एशियन गेम्स के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में शाहीन्स की टीम ने हांगकांग को 68 रन से शिकस्त दी। हैंगजू में खेले गए मैच में हांगकांग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 160 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इरफात मिन्हास, कासिम अकरम और सुफियान मुकीम के हिस्से में 2-2 विकेटें। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।